नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय के द्वारा दिल्ली से देश के अन्य हिस्सों में कितनी ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 15 ट्रेनें। हाल ही में 12 मई को जो है 15 ट्रेनें और चलाने का रेल मंत्रालय के द्वारा जो है घोषणा की गई है। ये ट्रेनें श्रमिक विशेष ट्रेन के अलावा हैं जो कि प्रवासी श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई हैं। दोस्तों बता दूं, ये जो ट्रेनें हैं इसमें केवल जो टिकट धारक हैं जिनकी पुष्टि कर ली गई है उनको ही अनुमति दी जाएगी, और यात्रा के दौरान यात्रियों को 90 मिनट पहले ही जो है स्टेशन पे पहुंचना होगा, जहां पर उनकी जो है स्क्रीनिंग होगी, जिससे उन्हें चेक किया जाएगा कि कहीं वो कोरोना संक्रमित तो नहीं है। और इन ट्रेनों में केवल पहला, दूसरा और तीसरा एसी के कोच ही होंगे, और एसी के जितने भी डिब्बे हैं उनमें किसी में भी कोई किसी भी प्रकार के जो कंबल और तकिया पहले प्रोवाइड किए जाते थे रेल मंत्रालय के द्वारा, वो नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। लोगों को अपना खाना और कंबल ओढ़ने के लिए वो खुद ही लेके जाना होगा। गृह मंत्रालय ने यात्रियों को परिवहन के लिए ये जो है निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, श्रमिक ट्रेनें वो ट्रेनें हैं जो प्रवासी श्रमिकों को जो है ले जाती हैं। अब तक भारतीय रेलवे में लगभग जो है 4006 प्रवासियों के परिवहन के लिए लगभग 666 जो श्रमिक ट्रेनें हैं ये संचालित की है। पहले इसमें जो श्रमिकों की संख्या है वो 1200 रखी गई थी कि प्रत्येक ट्रेन में 1200 श्रमिकों को जो है भेजा जाएगा, पर अब इसकी संख्या बढ़ाकर 1700 कर दी गई है। अब हर एक ट्रेन में जो है 1700 जो ये मजदूर हैं उन्हें ले जाया जा सकेगा, और इसके तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग को भी जो है ध्यान में रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को अभी तक कितनी बार संबोधित किया गया है। ऑप्शन है 4 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 7 बार। आपको इसका ऑप्शन जो है, जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं आपको इसका आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ यानी कि रेगुलर सिंगल जज बेंच जो है कब से सुनवाई करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 मई से। यानी कि आज से दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट की नियमित एक एकल जज पीठ यानी कि सिंगल जज की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि इससे पहले जो है नियमित सिंगल जज बेंच जो है उसका कोई भी प्रावधान नहीं था। तो यहाँ पे जो है ये जो नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, सिंगल जज बेंच जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी, जिसमें 7 साल से कम सजा का अगर प्रावधान है तो उसमें सिंगल जज जो है वो जो है निर्णय लेगा। सिंगल जज बेंच 7 साल की जो याचिका है उन पर सुनवाई करेगी। और दोस्तों बता दूं कि 1970 के दशक में जो है ये सिंगल जज बेंच ये छुट्टियों के समय में बैठती थी, जब अधिकतर जो जज थे वो छुट्टियों पे रहते थे। इसके चलते एक सिंगल जज जो था वो निर्णय लेता था और सुनवाई होती थी। पर अब इसे जो है लागू कर दिया गया है, क्योंकि देश में लगभग 11.5 लाख से अधिक जो केस हैं वो पेंडिंग हैं, जिसके चलते अब ये जो बेंच है ये लागू कर दी गई है, ताकि इन केसों को जल्द से जल्द जो है निपटारा किया जाए इनका, और जल्द से जल्द जो है इन केसों पे सुनवाई की जाए। और इसकी जो सुनवाई है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है कोरोना के चलते की जा रही है, जिसके चलते जल्दी से जल्दी इन जो केस हैं ये जो इन्हें कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महिला पैरा एथलीट ने संन्यास लिया है जिन्हें खेल रत्न भी मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपा मलिक। हाल ही में दीपा मलिक जो है ये शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक में इन्होंने
जो है पहली महिला थी जिन्होंने भारत की तरफ से जो है मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में। 2016 में इन्होंने समर पैरा ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है। दोस्तों बता दूं कि संन्यास इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ये पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई के अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने इससे जो है गेम से संन्यास लिया है, क्योंकि जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके मुताबिक जो है दोस्तों कोई भी खिलाड़ी अगर वो सक्रिय एथलीट है, सक्रिय खिलाड़ी है, तो वो किसी भी फेडरेशन का आधिकारिक रूप से पद जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। तो क्योंकि ये पीसीआई की अध्यक्ष बनने वाली है, इसके चलते इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। दोस्तों बता दूं इन्होंने जो है 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 2017 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था दोस्तों। और हाल ही में 2019 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए किस देश ने टैक्स यानी कि वैट को 3 गुना बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। हाल ही में कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने की वजह से सऊदी अरब ने जो वैट लागू किया है उसे 3 गुना कर दिया है, यानी कि पहले वैट जो था वो 5% था, उसे बढ़ाकर 15% जो है कर दिया गया है। साथ ही सऊदी अरब की जो सरकार है इसने कर्मचारियों को मिलने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस यानी कि ये एक तरीके का भत्ता होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इस पर भी जो है रोक लगा दी है कि अब किसी भी कर्मचारी को जो है ये भत्ता नहीं मिलेगा। तेल की धनी है ये सऊदी अरब की जो सऊदी अरब है, पर कोरोना वायरस के चलते देश भर में तेल की जो मांग है वो बहुत ज्यादा कम हुई है, जिसके चलते जो है तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसके चलते सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। बता दूं कि वैट जो है सऊदी अरब ने 2 साल पहले ही लागू किया था। 2 साल पहले ही इसे लागू किया था 5% के लिए, और अब इसे 15% कर दिया है। इसे लागू करने के पीछे सऊदी अरब की ये मंशा थी कि दुनिया भर के जो कच्चे तेल के बाजार हैं उस पर वो अपनी निर्भरता को कम करे, क्योंकि ये जो देश है ये ज्यादातर तेल के ही व्यापार में जो है निर्भर करते थे, पर इसको छोड़कर इन्होंने जो है अब वैट को बढ़ा दिया है। दोस्तों बता दूं कि सऊदी अरब किंगडम के सालाना जो बजट का लगभग 87% जो हिस्सा है वो पेट्रोलियम सेक्टर यानी कि तेल के सेक्टर से आता था, जो कि इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 12 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। तो ये जो दिवस है इस साल की इसकी थीम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये 2020 की जो है नर्स दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है। दोस्तों बता दूं कि नर्स दिवस जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इस साल इनकी 400वीं जो है जयंती थी। 200वीं जयंती थी इनकी, 200वीं जयंती थी। ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नर्स थी, और इन्होंने विश्व युद्ध में भी कई घायलों की भी सहायता की थी, जिसके चलते जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है इसका जो नेतृत्व जो करती है वो करती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स यानी कि ICN, जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद है, ये इस दिवस का नेतृत्व करती है। दोस्तों बता दूं ये जो वर्ष है 2020, इस वर्ष को जो है नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये इनकी 200वीं जयंती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए भी ये आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इस वर्ष का जश्न मनाने के लिए WHO ने नर्सिंग की एक रिपोर्ट की भी शुरुआत की है। दोस्तों बता दूं उस रिपोर्ट के चलते जो है बताया गया है कि भारत में लगभग 1.56 मिलियन जो है नर्सें हैं,
जिनमें से 67% नर्सें ऐसी हैं जो कि पेशेवर नर्स हैं, यानी कि जिनका प्रोफेशन जो है वो नर्सिंग है। और हर साल भारत में लगभग 47% जो कर्मचारी हैं वो नर्सों में चिकित्सा कर्मचारी ही हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है कि नर्स की भूमिका को दर्शाने के लिए, और क्योंकि कोरोना है तो कोरोना में नर्स एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोरोना के चलते वॉरियर के रूप में जो है सामने आए हैं। दोस्तों बता दूं कि 2019 की जो थीम थी नर्स दिवस की, वो थी आपकी हेल्थ फॉर ऑल। ये 2019 की थीम थी, और ये 2018 की थीम थी हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म पर 117 नई मंडियों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ENAM, यानी कि इसको NAM का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इस पर हाल ही में 117 नई मंडियों को जोड़ा गया है, जिसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे टोटल जो मंडियां हैं वो 962 हो गई है इनकी संख्या। हाल ही में कुछ दिन पहले 200 नई मंडियां जोड़ी गई थी, उसके बाद 117 और नई मंडियों को जोड़ा गया है। ये जो है ये एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है किसान अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। दोस्तों इस नई मंडियों का जो शुभारंभ है वो कृषि मंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। अब इन मंडियों में जो है बांस और नारियल भी जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि अब इनका भी जो है कारोबार किया जा सकेगा। लगभग 3.43 करोड़ मिलियन टन जो है वो बांस का व्यापार किया जाता है भारत में, और लगभग 37.93 मिलियन करोड़ जो है नारियल का व्यापार किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो है काफी हद तक काफी ज्यादा वस्तुओं का जो है कारोबार किया जा रहा है, जिसमें तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर, खाद्यान्न और अब नारियल और बांस भी शामिल है। दोस्तों बता दूं नाम जो प्लेटफॉर्म है इसके तहत लगभग 1005 से अधिक जो है किसान उत्पादक संगठन जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, और टोटल इसमें लगभग 150 से ज्यादा वस्तुओं का जो है वो कारोबार इस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अटल पेंशन योजना को जो लोगों को गारंटीकृत जो है पेंशन प्रदान करती है, कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं। इसको 9 मई 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कोलकाता में लॉन्च किया गया था इस योजना को। ये योजना जो है ये 60 वर्ष प्राप्त करने के बाद लोगों को 1000 से लेकर 5000 तक रुपए की जो है गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, और यदि किसी पेंशनकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को जीवन भर के लिए ये पेंशन की गारंटी देती है। और यदि ग्राहक पत्नी पत्नी या दोनों जो है पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो एक नामित व्यक्ति, जिसे हम नॉमिनी कहते हैं, उसे वो राशि का जो है दावा कर सकता है। दोस्तों बता दूं जब ये योजना शुरू की गई थी तो इसके पहले वर्ष में जो है लगभग 50 लाख लोग जो है वो इस योजना से जुड़े थे। पहले और दूसरे वर्ष में टोटल जो है 50 लाख लोग जुड़े थे। तीसरे वर्ष में जो है ये संख्या 100 लाख की हो गई थी, और चौथे वर्ष में जो है लगभग ये 1.5 करोड़ की जनसंख्या जो है इसमें शामिल हो गई थी, और 5वें वर्ष में टोटल जो आंकड़ा है वो है 2,23,54,028। ये टोटल जो इतने लोग जो हैं इस अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो योजना है इसमें 18 से लेके 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो सदस्यता ले सकता है और इसमें अपने आप को नामांकित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपने सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी, जिसके चलते 19 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान जो है
ये हादसा हुआ है और ये हादसा 10 मई को हुआ है, जिसमें ओमान की खाड़ी में जो है एक ये परीक्षण चल रहा था, जिसमें जो है मिसाइल जो है सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जो जहाज से की जो लाइट सपोर्ट है उससे जाकर टकरा गई। यह सैन्य अभ्यास हार्मूज स्ट्रेट के पास हो रहा था। मिसाइल को युद्धपोत जामरान से छोड़ा गया था और ये जाके कोणार्क नाम के जहाज से टकराई और वहां पे जाके इसने जो है विस्फोट कर दिया, जिससे 19 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। टारगेट प्रैक्टिस के दौरान जहाज मिसाइल के संपर्क में आ गया और जहाज और टारगेट के बीच की दूरी का जो है इस परीक्षण के दौरान ध्यान नहीं रखा गया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि जिस जहाज से ये टकराई उसका नाम था कोणार्क। बता दूं दोस्तों, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और ईरान ने हाल ही में जो है अभी अपनी मुद्रा से 4 जीरो जो है वो हटाए हैं अपनी मुद्रा से। रियाल थी इसकी मुद्रा, जिसे इसने हाल ही में जो है चेंज करके तोमान रखा है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा बहुत ज्यादा जो है गिर गई थी। इसके चलते इसने हाल ही में 4 जीरो भी अपनी मुद्रा से हटाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में करेंसी नोट से, ये कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण किस शहर में सामान की होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि जो है अहमदाबाद में 5,000 से भी अधिक कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पर सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया था। पर जो है यहाँ पर होम डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई थी, पर क्योंकि लोग अपने घरों में ही हैं और उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो उन्हें चाहिए, इसके चलते सरकार ने होम डिलीवरी जो सेवा है वो 15 मई से सरकार शुरू करेगी, जिसमें उन्होंने डिजिटल पेमेंट जो है उसे अनिवार्य कर दिया है। मतलब कैश ऑन डिलीवरी जो कि सीओडी है वो अलाउड नहीं है। लोग जो है डिजिटल पेमेंट जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इनके थ्रू ही पेमेंट कर पाएगी। कैश जो है वो लोगों को देना अलाउड नहीं होगा। और इस जो डिलीवरी होगी इससे सिर्फ किराने का जो सामान है वो ही जो है मंगवाया जा सकेगा, जैसे कि दूध, फल, सब्जियां, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। और ये जो नियम है ये लगभग 17,000 दुकानों पर ही लागू होगा, जो कि अहमदाबाद नगर के दायरे में आती है। इसीलिए जो है दोस्तों इसे लागू किया गया है। और राज्य सरकार ने जो है गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं राजीव कुमार गुप्ता, उन्होंने ये आदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने हाल ही में जो है फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 4 साल बाद जो है फेड कप में वापसी की है और भारत को फेड कप में पहली बार जो है इन्होंने प्लेऑफ तक पहुंचाया है। क्योंकि इससे पहले जो है वो अपने मदरहुड, अपने मातृत्व में बिजी थी। अभी हाल ही में उनका बेटा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने गेम से थोड़े समय के लिए जो है आराम किया था, गेम नहीं खेला था। पर अब उन्होंने 4 साल बाद फिर से वापसी की है और ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है। पहली भारतीय है ये जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। दोस्तों ये जो अवार्ड है इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग की गई थी, जिसका रिजल्ट जो है 11 मई को आया है। सानिया मिर्जा ने जो है इसकी जो प्राइज मनी है लगभग $2,000, उसे जो है इन्होंने सीएम रिलीफ फंड को दान देने की जो है घोषणा की है। तेलंगाना का जो सीएम रिलीफ फंड है उसमें अपनी जो प्राइज मनी, जीती हुई प्राइज मनी है जो इस फेड कप को जीतने के बाद, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने के बाद इन्हें मिलेगी, उसे ये जो है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दान करेंगी, ताकि कोरोना जो है उसके लिए लोगों की मदद हो सके उसके चलते। दोस्तों ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इसका एक इनिशिएटिव है और इसे पहली बार 2009 में जो है दिया गया था। ये अवार्ड उन प्लेयर्स को दिया जाता है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व, धैर्य व
प्रतिबद्धता के साथ कोर्ट पर और टीम के साथ जो है टीम को लेके चलते हैं, उन्हें जो है ये कप जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अपने वेबिनार का 17वां सत्र एक्सप्लोरिंग रिवर नीला का विमोचन किया है। वेबिनार का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, देखो अपना देश। कोरोना के चलते पर्यटन मंत्रालय ने जो है एक वेबिनार सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें जो है विभिन्न देशों के जो है वीडियोस लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि पर्यटन मंत्रालय की साइट पे अवेलेबल होंगे और लोग उन लिंकों पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, अपने देश को जान सकते हैं कि विभिन्न देशों में कैसी जो है संस्कृति चलती है, क्या क्या वहाँ के रीति रिवाज हैं। तो ये जो वीडियो है ये पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार जिसे बोलते हैं हम, ये लॉन्च किए थे। तो इसका जो है 17वां सेशन जो है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो सत्र है ये नीला जो नदी है उसके लिए जो है लॉन्च किया गया है। ये केरल में, ये जो नदी है ये केरल में बहती है। तो इस नदी को जो है दर्शाने के लिए और लोगों को इस नदी के किनारे जो कस्बे हैं उन्हें दर्शाने के लिए ये वेबिनार जो है लॉन्च किया है। वेबिनार ने जो है प्रतिभागियों को नदी के किनारे बसे कम कस्बों और गांवों में यात्रा और साथ ही केरल के भरत पूजा के नाम से जाना जाता है, जो समझदार यात्री और खोजकर्ताओं को प्रामाणिक और अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। तो इसके चलते जो है लोगों से इस रिवर के बारे में, इस नदी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए जो है पर्यटन मंत्रालय ने ये वेबिनार लॉन्च किया है। दोस्तों भरत पूजा जिसे नीला, इसका जो दूसरा नाम है वो है भरत पूजा जिसे नीला कहा जाता है, केरल राज्य की नदी है और इसकी जो लंबाई है लगभग 209 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो है ये पेरिया के बाद केरल की जो है सबसे लंबी जो नदी है। पहली नदी जो केरल की है वो है पेरिया और उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है नीला। नीला की मुख्य सहायक नदी जो है वो पश्चिम घाट के विभिन्न भागों से छोटे छोटे नालों से के रूप में निकलते हैं। और ये जो भरत पूजा है ये केरल के सांस्कृतिक जो मानचित्र है, जो मतलब उसका जो मानचित्र है केरल का, इसकी जीवन रेखा भी मानी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 की स्वदेशी किट के लिए सूक्ष्म भागों के निर्माण में कौन सी संस्था मदद कर रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है ये इस मंत्रालय एमएसएमई जो मंत्रालय है इसके तहत संचालित होने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र RTPCR, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मशीनों के महत्वपूर्ण भागों का जो है निर्माण कर रहे हैं, जो कि स्वदेशी किट बना रहे हैं। उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उनका निर्माण एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। जमशेदपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता में प्रौद्योगिकी केंद्र हैं जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे हैं और अब जो है इन मशीनों के हिस्सों का भी निर्माण कर रहे हैं। ये जो RTPCR मशीन है इसके भी हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों ये जो मशीनें हैं 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम देती हैं। मैं जगह के नाम लिख देती हूँ। एक है जमशेदपुर, दूसरा है कोलकाता और तीसरा है भुवनेश्वर। यहाँ पे इनका निर्माण चल रहा है। एमएसएमई जो है ये प्रौद्योगिकी केंद्र की जो स्थापना है ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई थी और लगभग ये 2 लाख से भी अधिक युवाओं को जो है रोजगार प्रदान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें कौशल देने के लिए भूमिका निभाते हैं। और आज टोटल जो भारत में एमएसएमई के तहत जितने प्रौद्योगिकी केंद्र आते हैं उनकी संख्या 18 है। ये जो है उपकरण मोल्ड और मर जाते हैं, सटीक घटक, फ्रेजिंग, विद्युत मापने के उपकरण, कांच, जूते, खेल के सामान आदि का निर्माण करते हैं। और कुछ प्रौद्योगिकी केंद्र ऐसे भी हैं जो एरोस्पेस, रक्षा और अनुसंधान और विकास की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फिशरीज संगठन और पर्यावरण विशेषज्ञ ने किस नदी में फ्लाई ऐश से भरे हुए बर्गों
के डूबने की जानकारी दी है, जो सुंदरवन के पारिस्थितिकी के लिए खतरा है। तो इसका सही आंसर है हुगली नदी। हाल ही में फिशरी संगठन और पर्यावरण विशेषज्ञ ने हुगली नदी में फ्लाई ऐश से भरे हुए बर्गों को डूबने की जानकारी दी है। दोस्तों, हुगली नदी जो है इसके 30 किलोमीटर के दायरे में जो है 30 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2 फ्लाई ऐश से भरे हुए बर्ग जो हैं वो डूब गए हैं, और इनमें लगभग 600 से 800 टन जो है ऐश भरी हुई है, जिसे सीमेंट बनाने के लिए काम में लाया जाता है। ये वो ऐश है जो भारतीय थर्मल पावर स्टेशन यानी कि भारत से ये ऐश जो है बांग्लादेश भेजी जा रही थी, जहां पे इन्हें सीमेंट में परिवर्तित किया जाता, पर ये जो बर्ग हैं ये नदी में डूब गए हैं, जिसके चलते जो है स्थानीय मछलियां और अन्य जलीय विविधता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये मछुआरे के जीवन को भी प्रभावित करेगा। फ्लाई ऐश को ले जाने वाले आंशिक बर्ग जो है वो पुराने हो चुके हैं, इसी के चलते जो है ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। हुगली नदी के बारे में बता दूं कि हुगली नदी जो है ये गंगा नदी की ही सहायक नदी है। हुगली नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और ये मुर्शिदाबाद में जो है विभाजित होकर पद्मा नदी बन जाती है, और पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश की ओर बहती है। हुगली दक्षिण पश्चिम में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने उर्वरकों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है 71% की। 71% की अप्रैल 2020 में जो है एनएफएल यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने जो है इतनी वृद्धि दर्ज की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ये एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, जो पिछले महीने इसने जो है काफी ज्यादा बिक्री में वृद्धि की है। कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण भी जो है प्रतिबंध है कितने सारे, उसके बावजूद इस जो कंपनी है इसने पिछले महीने जो सामान की अवधि है उसमें लगभग जो है 2.12 लाख टन की तुलना में जो ये जो सामान अवधि है, और इसके अभाव में इसने लगभग 3.62 लाख टन की जो है उर्वरक की बिक्री दर्ज की है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा, जो एनएफएल के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज मिश्रा। इन्होंने बताया है कि जो है मनोज मिश्रा ने इन्होंने बताया है कि ये जो वृद्धि हुई है ये जो उनकी मार्केटिंग टीम है उसके चलते हुई है। उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केटिंग की है ताकि लोग अधिक से अधिक उर्वरक खरीदें। उन्होंने सारा जो श्रेय है वो अपनी मार्केटिंग टीम को दिया है। बता दूं एनएफएल जो है ये पंजाब में नांगल और भटिंडा में अपने 5 संयंत्रों में, हरियाणा के पानीपत और मध्य प्रदेश के विजयपुर में 2 संयंत्रों में जो है टोटल यूरिया का उत्पादन करती है। मतलब ये पंजाब, हरियाणा और एमपी, इन 3 राज्यों में जो है इसके संयंत्र हैं जहां पे ये इन उर्वरकों की जो है उत्पादन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों ये जो इस एनडीएमए ने हाल ही में लॉकडाउन के चलते दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि संबंधित प्रमुख जो भी इकाइयां हैं वो जो है उनमें डिजास्टर मैनेजमेंट की योजना है या नहीं है, और वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 के दौरान और बाद में जो है पुनः आरंभ करने के लिए इन्हें ऑन साइट आपदा प्रबंधन योजनाएं भी जो है लागू करनी होंगी। दिशा निर्देशों में ये भी बताया गया है कि इन यूनिटों को प्रारंभ करने से पहले जो है
सप्ताह को परीक्षण अवधि के रूप में माना जाए, ताकि जितने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं वो चेक कर लिए जाएं कि सारी जो यूनिटें हैं उनमें आपदा प्रबंधन के सारी योजनाएं मौजूद हैं। उसके बाद जो उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें भी संवेदनशील बनाया जाएगा। श्रमिकों के लिए फैक्ट्री के परिसर में उन्हें 24 घंटे जो है सारी ही सुरक्षा के और स्वच्छता की भी सलाह दी है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो सुरक्षा और स्वच्छता दोनों का जो है ध्यान रखेंगे। सभी कर्मचारियों की जो टेम्परेचर जांच है, जो स्क्रीनिंग होगी, वो दिन में 2 बार की जाएगी, और यदि किसी भी श्रमिक में कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत जो है रिपोर्ट की जाएगी और उन्हें तुरंत वहां से हटाया जाएगा। और जितने भी निर्माण इकाइयां हैं उन सभी में जितने भी कर्मचारी हैं वो मास्क पहन के रहेंगे, और साथ ही साथ वो हाथों के जो ग्लव्स हैं वो भी पहन के रखेंगे, और समय समय पर सैनिटाइज भी खुद को करेंगे। इसके लिए जो है ये भी जो है बताए गए हैं निर्देशों में कि ये सारी चीजें जो हैं ये उद्योग प्रोवाइड कराएगा लोगों को, जो काम करने वाले हैं, मास्क प्रोवाइड कराएगा, दस्ताने और सैनिटाइजर सब जो है उद्योग लोगों को प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो है वो पूरी सुरक्षा और स्वच्छता के साथ जो है काम कर सकें। और गृह मंत्रालय ने ये भी बताया है कि कर्मचारियों को जो है 33% की क्षमता पर एक शिफ्ट में काम करना है। मतलब एक शिफ्ट में 33% लोग काम करेंगे, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में फिर से जो है दूसरे 33% जो लोग हैं वो काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने पुरी रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की अनुमति दी है। पुरी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। केंद्रीय मंत्रालय ने जो है गृह मंत्रालय ने उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की जो है अनुमति दे दी है। हालांकि रथ यात्रा संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। ये यात्रा तब संचालित की जाएगी, पहले वहां की स्थितियां देखी जाएंगी कि स्थिति रथ संचालन के लिए अनुकूल है या फिर नहीं है, और इसका जो निर्णय है वो ओडिशा सरकार उसी समय लेगी। रथ जो है इनको रथ खालों में भी जाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने तालाबंदी के दौरान जो है एमएचए से जो है मंजूरी मांगी थी कि रथ का निर्माण किया जा सके। दोस्तों रथ यात्रा जो है इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। ये पूरी भगवान जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ भगवान जो हैं उनके भाई बहनों की जो है उनकी और उनके भाई बहनों की वार्षिक यात्रा है। ये हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है। यह त्योहार पारंपरिक उड़िया कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये जो यात्रा है ये 9 दिन चलती है, और ये भगवान कृष्ण के वृंदावन लौटने के निशान को उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के साथ गुड़ीचा मंदिर में मौसी माँ मंदिर यानी कि जो मात्र चाची का जो घर होता है वहां से होते हुए सरिता बाली से पुरी जाते हैं। ये इस त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की जो है मूर्तियां रथों में 3 पवित्र रथों में जो है उनकी मूर्तियां ले जाई जाती हैं, और इसके तहत जो है इसके साथ ही लगभग हजारों की संख्या में जो है भक्त होते हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और घर बैठे तैयारी करते रहिए दोस्तों। और यदि आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें क्लियर विजन जयपुर के नाम से। तब तक दोस्तों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।